हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। चलिए आज हम लोग गेट बी के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, प्लस साथ में कुछ उसके बैकग्राउंड की नॉलेज भी पकड़ लेंगे। लेकिन पहली कहानी तो है जोक ऑफ द डे। भाई आज भी कुछ पंटर लोग ये पूछ रहे हैं कि जेएनयू सैप कब आएगा, तो आंसर है कभी नहीं आएगा। इंडियन अब जो ये जेएनयू सैप का एग्जाम जिसे हम ढूंढ रहे थे, अब इस एग्जाम का नाम बदल करके हो चुका है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। सैब को जहां पहले जेएनयू ऑर्गेनाइज करता था, तो अब इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बदला केवल ये नहीं कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराना है, बदल तो बहुत कुछ चुका है। हालांकि जो कॉलेजेस की रेफरेंस थी कि कौन कौन से कॉलेजेस इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, वो आज भी वैसे के वैसे हैं। लेकिन भाई सिलेबस बदल चुका है। इसे क्लिक करोगे तो मैं सिलेबस का मालूम पड़ जाएगा, सिलेबस कितना चेंज हो गया है। प्लस साथ में भगवान भला करे इनका कि इन्होंने हमें एक मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक भी दे दिया है। इस मॉक टेस्ट के लिंक को खोल करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस तरह के, किस एटीट्यूड के साथ। अब हालांकि यहां भी एक जोक हमारे साथ उन्होंने कर दिया। अब जोक को पकड़ने का जिम्मा तुम्हारा है कि उन्होंने हमारे साथ मजाक किया क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी का, एन एलोस्ट्रिक इनहिबिटर अफेक्ट द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और ऑप्शन में लिखा हुआ अमीनो एसिड लूप इन इट्स वेरिएबल डोमेन, अमीनो एसिड लूप इन कांस्टेंट डोमेन, वाई शेप स्ट्रक्चर, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। वाओ भाई, लग तो ऐसा रहा है कि कितना भयानक क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से इन्होंने खुद करके इंफॉर्मेशन निकाली होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या 2 को भी देख लो ना। 2 में कह रखा है इन्होंने फॉस्फोराइलेशन कंट्रोल द प्रोटीन एक्टिविटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और ऑप्शन है इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, प्रिवेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फ्रॉम बाइंडिंग देयर, bind to a second site resulting in the conformational change, blah blah blah. It modifies the substrate in such a way that it cannot bind to the enzyme. It carries the chemical modification of the enzyme which prevent the progress or the further reaction. कुछ घंटी बज रही है क्या? आई होप कि इन क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कुछ तो घंटी बजनी चाहिए कि भाई इन्होंने हमारे साथ लोचा किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अनदर एग्जांपल इसी बात का, which of the following class of enzyme add the phosphate group to another protein। हिंदी में बात करूं, इन्होंने पूछा हुआ कि भाई कौन सी एंजाइम की क्लास ऐसी होगी जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगी किसी दूसरे प्रोटीन के ऊपर। और ऑप्शन में क्या एंजाइम की क्लास का नाम दे रखा है इन्होंने, इट ऐड एनर्जी टू अ प्रोटीन। भाई इस नाम का तो मैंने कोई एंजाइम नहीं देखा। इट कैन इंड्यूस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन टारगेट प्रोटीन्स, इस नाम का भी कोई एंजाइम मैं नहीं जानता। 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप प्रिवेंट्स अदर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन, या फिर लास्ट ऑप्शन जो था फॉस्फेट ग्रुप डिग्रेड द टारगेट प्रोटीन। भाई 4 ऑप्शन देख करके मुझे कहीं नाम तो दिखाई दे रहा। तो लोचा ये है कि बेशक ये मॉक टेस्ट है, बट इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन के साथ में करेक्ट ऑप्शन नहीं जुड़े हुए। यही है जो उन्होंने ड्रामा कर दिया। भाई एक कहावत तुमने सुन रखी है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो चलिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और यहां जो गड़बड़ हो रखी थी उन गड़बड़ को करेक्ट करके फिर क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए इस मॉक का। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 था, एन एलोस्ट्रिक इनहिबिटर अफेक्ट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई एंजाइम की एक्टिव साइट को अफेक्ट करना है एलोस्ट्रिक इनहिबिटर के द्वारा। तो काम करने का तरीका क्या है, इट बाइंड टू द एक्टिव साइट, प्रिवेंटिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फ्रॉम बाइंडिंग देयर। तो क्यों ना हम एक डायग्राम को देख लें सीधा। हम जानते हैं कि एलोस्ट्रिक इनहिबिशन और एलोस्ट्रिक एक्टिवेशन ये 2 टर्म आती हैं जब हम लोग एलोस्ट्रिक रेगुलेशन की बात करते हैं। एंजाइम में एक जगह तो है एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट को आकर के बाइंड करना पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इनहिबिटर आके प्रोटीन से बाइंड कर जाए, ये एंजाइम प्रोटीन, और बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट नहीं है, कोई और साइट है, तो फिर हम कहेंगे कि जो ये दूसरी साइट है जहां पर आकर के इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, तो ये एलोस्ट्रिक साइट है और इस तरह के इनहिबिशन को हम एलोस्ट्रिक इनहिबिशन कहते हैं। सेम ऐसे एलोस्ट्रिक एक्टिवेशन भी होता है, मतलब बाइंडिंग साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इसकी वजह से कंफर्मेशन में चेंज आता है एंजाइम की एक्टिव साइट में। तो पहला वाला ऑप्शन था कि ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, भूल जाओ। ये बाइंड करेगा सेकंड साइट से, हाँ ये ऑप्शन एक प्रॉमिसिंग लग रहा है। रिजल्टिंग इन कंफर्मेशनल चेंज विच मेक्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम लेस अकोमोडेटिंग टू द सबस्ट्रेट। ये लाइन है जब परफेक्टली डिफाइन कर रही है हमारा एलोस्ट्रिक इनहिबिशन को। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को मार्क करने से पहले 4 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पढ़ते हुए हमने कुछ गलती कर दी हो। तो थर्ड ऑप्शन है इट मॉडिफाई द एंजाइम इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम।
अब ये बहुत तरीके हैं, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर आता है, ये सिर्फ एलोस्टरी को डिफाइन नहीं करता। इट कैरीज अ केमिकल मॉडिफिकेशन टू द एंजाइम विच प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ फर्दर रिएक्शन। इंडिड केमिकल मॉडिफिकेशन रेगुलेशन में ये उसकी डेफिनेशन है, ना कि एलोस्टरी के। तो चार ऑप्शन पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 था इसका बढ़िया आंसर। तो क्या अब तुम्हें क्वेश्चन और ऑप्शन मिसमैच दिखाई दे रहे हैं? तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन तो ठीक कर दिया विद ऑप्शन के साथ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फॉस्फोराइलेशन कंट्रोल द प्रोटीन एक्टिविटी बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आई होप आपने कई सारी जगह पर यह देखा होगा कि भाई कोई प्रोटीन आया, उसके ऊपर एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर के चिपका दिया, और अब ये मॉडिफाइड प्रोटीन जो है इसके काम करने के तरीके बदल गए। हो सकता है ये एक्टिव हो जाए, हो सकता है इनएक्टिव हो जाए। सेल साइकिल में, मेटाबॉलिज्म में, कैंसर में, अपोप्टोसिस में, सिग्नलिंग में हम बार बार इस रिएक्शन को होते हुए देखते हैं जिसमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसी को लेके था ना। अब क्वेश्चन था कि फॉस्फोराइलेशन कंट्रोल करेगा प्रोटीन एक्टिविटी को कौन से रीजन की वजह से। भाई देखिए, जब फॉस्फेट ऐड करते हैं तो ये फॉस्फेट असल में एक फॉस्फोरिक एसिड है जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी लगे हुए हैं। तो जब आप किसी प्रोटीन पर इसे ऐड करोगे तो इन नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोटीन के अंदर लोकल कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे, और भाई कन्फर्मेशन अगर बदल गई तो फिर काम नहीं होने वाला। और अगर कन्फर्मेशन की बात को समझना है ना, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बाइक की या फिर तुम्हारे घर के ताले की कोई चाबी है क्या? अब एक काम करो, अपने घर को लॉक करो और इस चाबी को लेकर के बाहर सड़क पर आ जाओ ताला मारने के बाद, और फिर हथौड़े से पीट पीट करके इसको फ्लैट कर लो, और अब बताओ ताला खुलेगा क्या? कंफर्मेशन बिगड़ जाती है तो प्रोटीन काम नहीं कर सकते। बट ऑब्वियस है कि यहां भी हम लोग कंफर्मेशन चेंज करने की बात करेंगे प्रोटीन के काम करने के फंक्शन को देख करके। कंफर्मेशन चेंज कैन कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोटीन टू एक्टिव या वाइस वर्सा। अब ये एनर्जी ऐड करने वाली कहानी नहीं है, ये कंफर्मेशनल चेंज जरूर करेगा टारगेट प्रोटीन के अंदर। करेक्ट आंसर। 2 नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के प्रिवेंट करेंगे नेगेटिव चार्ज दूसरे इस मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट करने को लेकर के। ऐसी बात नहीं होती फॉस्फेट ग्रुप डिग्रेड द टारगेट प्रोटीन, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होता। जनरली किसी टारगेट प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए यूबिक्विटिन नाम के एक दूसरे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फॉस्फोराइलेशन उसकी भी कहानी है, बट वो कहानी हम किसी और दिन करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। विच आर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम एंड फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर प्रोटीन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा एंजाइम ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप को दूसरे प्रोटीन के ऊपर। जैसे कि एक ये प्रोटीन है और एक ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, और हमने कहा कि इसके ऊपर ट्रांसफर करना है फॉस्फेट ग्रुप को। तो कौन सा एंजाइम है ये काम करने वाला? अभी तो हमने देख के आए, हमने पाया कि काइनेस टाइप के एंजाइम किसी जगह से फॉस्फेट को लेकर के किसी प्रोटीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एटीपी से। जनरली काइनेस फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं किसी न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन के ऊपर। ऐसे ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स को जो कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं हम काइनेस कहते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का सहारा लेते हो। फॉस्फेट हटाने वाले ग्रुप जो है एंजाइम्स, ये फॉस्फेटेज हैं। और इंडिड आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और कुछ केसेस के अंदर हिस्टिडीन, ये 4 अमीनो एसिड हैं जिनका फॉस्फोराइलेशन पॉसिबल है, और इन्हीं के बेस पर इनके एंजाइम के नाम भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम तो इस क्वेश्चन में डिफाइन करें ना प्रिसाइजली कि हमें क्या चाहिए। तो देखिए, जितने भी एंजाइम आपने आज तक पढ़ रखे हैं केवल 6 क्लासेस में आते हैं, और इनमें से ग्रुप ट्रांसफर करने की एबिलिटी वाले एंजाइम्स को हम लोग ट्रांसफरेज कहते हैं। ये जो फॉस्फेट ग्रुप वाली कहानी है, ये कहानी भी हमारे यहीं पर आने वाली है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफरेज। ऑक्सीडोडाइलेटेज तो वो वाली कहानियां जहां पे NADH FADH2 आएंगे। आइसोमेरेज जिसमें कुछ लेना देना नहीं होने का, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी केमिकल नेचर बदलेगा। और लाइगेज वहां जहां पर 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर है ट्रांसफरेज। इंडिड ये एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और मत भूलना बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, जिसे आप प्यार से DHAP भी कहते हो, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आई होप तुम्हें ये भी याद होगा। और ये बनते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। अब ये वाली रिएक्शन कहां पर होती है? आई होप तुम्हें यह भी याद होगा कि यह ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट करके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब भैया देखो, ये है एल्डिहाइड और ये है एसीटोन। जब कभी एल्डिहाइड और एसीटोन आपस में जुड़ करके कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसे हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। हालांकि क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें कि भाई फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट करके ये बन रहे हैं तो हम इसे रेट्रो एल्डोल भी कहते हैं, बट मैकेनिज्म जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन का होगा। आई होप तुम्हें याद भी होगा केमिस्ट्री में
एल्डिहाइड एंड अल्कोहल के जुड़ने की कहानी थी ग्रुप्स के मामले में, लेकिन जनरली वहां पे हम कीटोन ग्रुप को देखते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम्पल है इस रिएक्शन के लिए, जो कि आपका आंसर नंबर 1 भी था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसलिए बोल रहा था कि केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री छोड़ करके बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती। जिन लोगों ने केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ रखी है उसके बाद बायोलॉजी में जो स्वाद आता है वाव ऑसम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिमिलरिटी बिटवीन माइटोजेनिक स्टिमुलेशन बाय ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल मॉलिक्यूल है एंड डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल सेल बाय एसिटाइल कोलाइन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, इन दोनों की सिग्नलिंग में क्या सिमिलरिटीज है? भाई सिमिलरिटी जानने के लिए पहले सिग्नल तो देख लो। जब हम लोग ईजीएफ की बात करते हैं तो ईजीएफ में रिसेप्टर से लाइगेंड बाउंड किया, रिसेप्टर में बदलाव आए और उसने सेल के अंदर रास राफ मैक अर्क काइनेज पाथवे शुरू कर दी, जिन्होंने अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन में बदलाव लेके आए और फिर सेल का प्रोलिफरेशन हुआ, साइज बढ़ गया, सेल डिवाइड करना शुरू कर दी। जबकि एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर वाली कहानी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन आता है और वो अल्फा पेप्टाइड से बाइंड करता है। बाइंड करते ही जो चैनल बंद था वो चैनल खुल जाता है, नतीजा सेल के बाहर मौजूद सोडियम आयंस भाग करके अंदर आ जाते हैं और इससे मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है और यही डीपोलराइजेशन आगे नर्व इंपल्स पैदा करता है या फिर एप्रोप्रिएट एक्शन अगर हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों पाथवेज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन दोनों पाथवे में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या था? एसेंशियली अर्ली स्टेप एन आयन फ्लक्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। आयन का फ्लक्स हम लोगों ने एसिटाइल कोलाइन में तो देखा है, लेकिन ईजीएफ में नहीं देखते हम लोग शुरुआती स्टेज में। लाइगेंड बाइंड करने से कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे रिसेप्टर में रिस्पॉन्डिंग सेल के, ये दोनों में ठीक है। लाइगेंड से रिसेप्टर बाइंड करेगा, रिसेप्टर के आए हुए बदलाव ही हैं जो नेक्स्ट इवेंट को इनिशिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे। अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइगेंड और स्टिमुलस, तो फिर हम पाथवे को पढ़ी क्यों रहे हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है। मेनली डिपेंड ऑन रेगुलेटरी आरएनए बाइंडिंग सीक्वेंसेस, ना जी वो ट्रांसलेशन की स्टोरीज में आता है, जीन रेगुलेशन में, यहां नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है आंसर नंबर 2। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 6 की। केडाल सीक्वेंस ऑफ द ईआर लिमिनल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई होप केडाल के बारे में तुम जानते होगे या तुम्हें पता है कि अमीनो एसिड को हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट में भी इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का मतलब है अलानिन या फिर डी का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, और आपको याद रखने चाहिए जो 20 अमीनो एसिड है उनके सिंगल अल्फाबेट। तो यहां भी जो ये के डी ई एल है ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस बड़ी फेमस है। इस सीक्वेंस का काम खास तौर से उन प्रोटीन को पकड़ के वापस लाने के लिए होता है जिन्हें ईआर में ही काम करना है। अब जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तैयार हुआ और इस प्रोटीन को काम यहीं पर करना है, लेकिन सम मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड जो ये गोल्जी में जाके पूरा करेगा। तो अगर ये प्रोटीन गोल्जी तक पहुंच जाए, गोल्जी बॉडी में जानबूझ करके या फिर गलती से, तो वहां पर एक केडाल के रिसेप्टर लगे होते हैं, वो वापस इस पेप्टाइड को सीक्वेंस की वजह से पकड़ करके वापस ईआर में लेके आते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कि केडाल एक असल में ईआर रिटेंशन सिग्नल सीक्वेंस है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द ईआर ल्यूमन, इसके लिए तो लीडर सीक्वेंस होती है। इंसर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द ईआर, इसके लिए स्टॉप ट्रांसफर या फिर स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंसेस होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन द ईआर, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जर्नली और दूसरी सीक्वेंसेस रिस्पांसिबल होते हैं जैसे कि पेस्ट। रिट्राइवल ऑफ द ईआर लिमिनल प्रोटीन फ्रॉम द गोल्जी, हाँ जी गोल्जी में पहुंचे हुए प्रोटीन को वापस पकड़ के लाना ईआर में, जिन्हें ईआर में काम करना था तो वहां ये काम करेगा, इसलिए इसे हम लोग रिट्राइवल सिग्नल सीक्वेंस भी कहते हैं, केडाल। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 7 की। द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय। भैया A टू B रिएक्शन जाएगी या फिर B टू A होगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? एंट्रोपी में आए हुए बदलाव, एंट्रोपी का मतलब है टेम्परेचर या फिर डिसऑर्डरनेस। अब ये तो कंफ्यूजन तुम्हारे बचपन से रहे होंगे ना, बट ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर कर करना। एंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस हमारी रिएक्शन की डायरेक्शनलिटी में इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एंथैल्पी हीट का चेंज, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज ये एंजाइम के काम करने का असर को दिखाता है। ये जो फ्री एनर्जी चेंज है जिसे आप प्यार से डेल्टा जी भी कहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी की कैलकुलेशंस डिपेंड करती है एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों पर, और डेल्टा जी है जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन किधर होने वाली है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है नेगेटिव में, तो आप इसे बोलते हो एक्सर्गोनिक रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी जिस साइड में भी डेल्टा जी की वैल्यू है। अगर हमने कहा कि भाई ए से बी कन्वर्ट होते हुए डेल्टा जी की वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ए से बी कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, और डेल्टा जी को बोलते हो आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज।
और इसीलिए यही वो टूल है जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। काफी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर वगैरह। इन सब बातों को मिलाने के बाद ही हम लोग जान पाते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई ये जो आपको इंतजार था जेएनयू सैब का, असल में वो इंतजार तो काफी पहले खत्म हो चुका है। गेट बी के नाम से ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म फिल कर सकते हो अपने इस एग्जाम के लिए, और साथ में आए हुए बदलावों के साथ जो चेंजेस आए हैं और इस छोटे से जो कम बचा हुआ टाइम है इसमें हम एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोगों ने रखा हुआ है एक फ्री वेबिनार। वो सभी लोग जो एमएससी एंट्रेंस जेएनयूईई मतलब गेट बी करना चाहते थे उन्हीं के लिए ये वेबिनार है। ये वेबिनार 10 जून वेडनेसडे को 4 बजे से लेकर के शाम को 4:45 तक होगा। लेकिन इस वेबिनार में ऐड होने के लिए आपको एक दिन पहले 9th तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपने स्लॉट बुक करने पड़ेंगे। अपने स्लॉट बुक करने के लिए और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आपको करना क्या है, ये व्हाट्सएप का नंबर है 9013902981। इस नंबर पर M3 टाइप कीजिए, M3 के फौरन बाद अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम और अपनी स्टेट का नाम, और इस मैसेज को सेंड कर दीजिए। ये जो मैसेज है इसे टुकड़ों में मत तोड़िएगा कि पहले एक मैसेज भेजेंगे मेरा नाम ये है, फिर दूसरा मैसेज मेरे शहर का नाम ये है, ऐसा मत कीजिएगा। एक सिंगल मैसेज M3, आपका नाम, शहर और आपकी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है रामू और आप रहते हो मुजफ्फरनगर में जो कि यूपी में है, तो आप लिखोगे M3 रामू मुजफ्फरनगर यूपी। एक अकेला मैसेज 9013902981 पे टपका दो। रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना, इंटरनेट तुम्हारा है भाई, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए या इस सेमिनार में आने के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता। जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी पूरी करोगे और इंतजार करोगे इस दिन का। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम में, जिसे आप जेएनयू सैप के नाम से जानते हो और अब जिसे हम गेट बी कहते हैं, सिलेबस में क्या डिफाइन किया गया है और इस सिलेबस में क्या क्या चीजें खास रहेंगी और कैसे हम लोग छोटे से टाइम में इसको तैयार कर लें। आई होप इस वीडियो ने तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन दूर किए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए घंटे के साथ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो अभी भी जेएनयू सैब का वेट कर रहे हैं। जेएनयू सैब कब आएगा? चलिए खैर, बाय बाय, टेक केयर।